एक बेहद ही मशहूर शेर है कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। अब भला आज मुझे ये शेर कैसे याद आ गया? ये शेर याद आया है मुझे एस्पिरेंट से। और आज हम जिनसे बातचीत करेंगे, जिनसे चर्चा करेंगे, वो भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स है। यूपी एस्पिरेंट्स इसलिए क्योंकि यूपीएससी दिवस है और इस अवसर पर हमने सोचा क्यों ना हम इन एस्पिरेंट से बातचीत करें और बातचीत करें उन ज्वलंत मुद्दों पर जिन पर बात करना बेहद ज़रूरी है। और यही वो लोग हैं जो देश का भविष्य और वर्तमान निर्धारित करेंगे। सबसे पहला सवाल हमारा आपसे यही है कि आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट क्यों बन रहे हैं? क्यों आप जाकर सिविल सर्विसेज में अपनी सेवा देना चाहते हैं? मुझे मैम ऐसा लगता है कि सामान्य पृष्ठभूमि से आते हुए यूपीएससी या सिविल सर्विसेज ही एक ऐसा उपाय है जिसमें हम समाज के लिए काफ़ी व्यापक मात्रा में कुछ ठीक ठाक चीज़ें कर सकते हैं जो हो तो अन्यथा बहुत सारे अदर जो है तो क्षेत्र हैं, परंतु उनमें से कहीं ना कहीं पारिवारिक पृष्ठभूमि या अन्य चीज़ों की ज़्यादा आवश्यकता होती है। और सिविल सर्विसेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम आराम से पढ़ाई करके एक मिनिमम सोर्सेज में देश के लिए ठीक ठाक बहुत ज़्यादा मात्रा में आउटपुट निकाल सकते हैं जो है। आप सिविल सर्विसेज में क्यों जाना चाहते हैं? ऐसा क्या आप कर लेंगे जो एक सिविल सर्वेंट ना होने के कारण आप नहीं कर पाएंगे? मेरा मेन मकसद ये है कि ज़िंदगी में जो कुछ करना होता है उसके सबसे पीछे रहता है कि संतुष्टि। आप किस क्षेत्र में संतुष्टि है किस में मिलेगी, तो मुझे लगता था कि मैं सिविल सर्विस में जाके संतुष्ट हो पाऊँगा। और मैंने एनएसएस ज्वाइन किया था, तो एनएसएस में जाते हैं हम, रूरल में जाते हैं, देखते हैं तो समस्याओं को जानते हैं। तो मैंने समस्याओं को देखा तो मेरे मन में ये ख्याल आया कि मैं किस क्षेत्र में जाकर के इन समस्याओं को ज़्यादा टैकल कर सकता हूँ और किस क्षेत्र में जाकर के मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, थोड़ी बहुत भूमिका अपनी निभा सकता हूँ। तो मैंने इसलिए सिविल सर्विस ज्वाइन किया ताकि मैं अपना जो भी सामाजिक मुद्दे हैं जो भी हैं उसमें अपना योगदान दे सकूँ। बिल्कुल, सामाजिक मुद्दों को लेकर अपना योगदान देना चाहते हैं। तो चलिए सामाजिक मुद्दे की अगर बात करें तो सबसे पहला मुद्दा जो इस वक्त आता है वो है वक्फ बिल। इस समय बेहद ही ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सरकार हो, हर कोई इस पर जो है वो खींचातानी चल रही है। तो क्या लगता है कि एस्पिरेंट के नज़रिए से वक्फ में जो अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, क्या सोचते हैं आप? तो जो वक्त बिल अभी पास हुआ है पार्लियामेंट से, उसके में मैं सोचता हूँ कि देखो, गवर्नमेंट का वो पर्पस है दैट समवन गिव द हिज लैंड दैट असेस्ड टू वक्त वोट देन ही हाउ दे मैनेज, देन दिस इज़ द मेन फंडा फॉर टेकल दिस। वक्फ का मतलब ही है कि वो ज़मीन या वो प्रॉपर्टी जो आप धार्मिक काम के लिए या धार्मिक संस्थान बनाने के लिए दान में देते थे। लेकिन फिर कुछ समय के साथ ऐसा हुआ कि वो दान ना देने की वजह लोगों ने कब्जा करना शुरू किया। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया था, क्योंकि वो इस्लाम में भी देखें तो उन्हीं की ज़मीन जा रही थी। तो उस हिसाब से इन्होंने फिर जो परिवर्तन लेके आया है बोर्ड, और उसमें नॉन इस्लामिक पीपल को भी बोर्ड में शामिल करना, तो उस हिसाब से मेरे लिए लगता है कि बहुत अच्छा कानून है जो मोदी जी ने लेके आए। लेकिन विपक्ष तो कह रही है कि सरकार जो है वो धोखाधड़ी का काम कर रही है, गुमराह कर रही है। मैम क्या होता है कि हर क्षेत्र में कमियां होती हैं, चाहे वक्फ बोर्ड में भी जो कमियां थी उनको ठीक करने के लिए ही वक्फ बोर्ड संशोधन अमेंडमेंट बिल लेके आया गया है। तो उनको ठीक किया जाएगा और अच्छा है। अभी जो इसमें क्या है कि महिलाओं की भूमिका भी बढ़ेगी और ट्रांसपेरेंसी आएगी इसमें। तो आप सब लोग यहाँ पर हैं, अगर बात करते हैं इस वक्त जो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यानी कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, तो कैसे लगते हैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका जो काम करने का तरीका है वो कैसा लगता है? तो उनने जो खाती बना दी है इंडिया की, वो भी बहुत प्यारी बना दी है कि ना, जियोपॉलिटिक्स में अगर देखें तो जिस तरीके से इंडिया उठ चुका है इस लेवल पे, आज हम इंडिया को जिस लेवल पे देख रहे हैं, आज से 10 साल पहले मैं तो इतना नहीं था न्यूज़ में, कहना मैं इतना बड़ा हो गया था कि ना देख पाता था, पर जो आज मैं देख पा रहा हूँ और पहले जो था इंडिया, वो तो काफ़ी चेंजेस हमने देख लिए हैं। तो नरेंद्र मोदी इज़ एब्सोल्युटली ए ब्रेव मैन एंड गुड मैन। तो प्रधानमंत्री की तो आपने तारीफ कर दी, विपक्ष पर आपका क्या कहना है? कितना मजबूत है विपक्ष इस वक्त? इस वक्त विपक्ष काफ़ी मतलब मजबूती की तो बात करें, मजबूती बिल्कुल ही नहीं है। अगर हम देखें तो वन एंड ओनली वन पार्टी रूल चल रहा है इंडिया में इस टाइम पे। तो क्या लगता है विपक्ष कमजोर है? मैम कमज़ोर नहीं कह सकते, क्योंकि अभी पिछले लोकसभा इलेक्शन में हम देख के कह सकते हैं कि ठीक ठाक मात्रा में जो है विपक्ष ने भी जनता का समर्थन पाया। परंतु हाँ, चूँकि नरेंद्र मोदी इस समय देश के बहुत ज़्यादा लोकप्रिय नेता हैं, उन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं जैसे आर्टिकल 370 कश्मीर वाला इशू हो गया,
और जीएसटी वगैरह हो गया, जो ज़रूरत भी थी देश की, ज़रूरत थी एक ऐसी सरकार की जो मेजॉरिटी में आए और इन निर्णयों को जो है तो सॉल्व करे। परंतु हाँ, ऐसा नहीं, विपक्ष डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष होना मजबूत सरकार से ज़्यादा ज़रूरी है। सरकार भले ही गठबंधन की हो, परंतु लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब लोकतंत्र जो है तो धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। मजबूत चेहरा जो एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद आपको एक प्रधानमंत्री पद का दावेदार लग रहा हो? ऐसे देखें तो उस लेवल पे तो नहीं दिखता है अभी अभी कोई उनका टक्कर का है नहीं है। और यदि आप हिंदू राष्ट्र या वैसे भारत को एक अखंड भारत के रूप में देखना चाहते हैं तो फिर योगी जी का कहीं ना कहीं नाम और जो वो छवि देखने को मिलती है कि वो बोल्ड स्टेटमेंट की तरह आते हैं और डिसीजन लेते हैं। संविधान की बात कर लेते हैं, क्योंकि आप सभी एस्पिरेंट्स हैं और संविधान ही जो है वो आप लोगों का सबसे बड़ा हथियार होने वाला है। तो संविधान में क्या लगता है, क्या अभी कहीं कुछ कमी नज़र आती है या फिर कुछ अमेंडमेंट्स होने चाहिए? ओवरऑल क्या व्यू है आप लोगों के? तो ऐसे संविधान के थ्रू मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि संविधान में अभी अमेंडमेंट की तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। जो हो रहा है तो उसमें पार्लियामेंट डिसाइड करता है, जो वक्त समय आने पर होता रहता है। तो एज द एस्पिरेंट आई कांट एनी कमेंट लगा दिस। और अन्य कई मुद्दों पर हम बातचीत करते हैं। जैसा कि आप एक एस्पिरेंट हैं और बहुत सारे, क्या लगता है और कौन से टॉपिक्स हैं जिन पर अभी हम सभी को विचार करने की बेहद ज़रूरत है और वो मुद्दे कहीं ना कहीं दबे और छुपे हुए हैं? जैसे कि वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा है, जो उस पर अभी मतलब डिसीजन आया है कि वन नेशन वन इलेक्शन होने चाहिए। तो वन नेशन और वन इलेक्शन वास्तव में होना चाहिए। इससे एक तो पारदर्शिता आएगी, दूसरी जो मॉडल ऑफ कंडक्ट लग जाता है इसके चलते जो नीतियां हैं वो नीतियां इम्प्लीमेंटेशन होने में थोड़ा सा ब्रेक हो जाती हैं और जो डिसीजन नहीं लिए जाते। तो इससे क्या होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन आने के बाद एक प्रॉपर चुनाव होगा। चुनाव से क्या एक बार चुनाव होने के बाद सारी चीज़ें एकदम से मतलब ब्रेक नहीं होंगी और नीतियाँ को इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी लाभ होगा। तो आपने कहा वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो आना चाहिए, लेकिन विपक्ष जो है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर उस पर भी कई अटकलें लगा रहा है। क्या लगता है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्या कहना है? वन नेशन वन इलेक्शन एक बहुत अच्छा, मतलब अगर देखा जाए तो एक बहुत अच्छी नीति रहेगी, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था में भी काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। और वन नेशन वन इलेक्शन मेरे हिसाब से तो बेटर है। क्या लगता है महिलाओं की इस समय भारत देश में क्या स्थिति है? फेमिनिज्म है, वुमेन एम्पावरमेंट है, पर किस हद तक है? मुझे ऐसा लगता है फ़िलहाल मतलब रिसेंटली महिलाओं की भारत में स्थिति बहुत अच्छी है। जैसे अभी हम देख सकते हैं रिसेंटली हर क्षेत्र पे महिलाएं बहुत ज़्यादा डेवलप कर रही हैं। और क्या कुछ लगता है, क्या मुद्दे हैं, क्या चीज़ें हैं जिन पर डिस्कशन होना चाहिए? पॉलिटी पर तो सभी बात कर रहे हैं आजकल, पर मेन मुद्दा ये भी है कि हमारा इन्वायरमेंट पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो हम मेड इन इंडिया की बात कर रहे हैं और हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं देश में वो इको फ्रेंडली चीज़ें जो हैं शुरुआत हो गई। क्या लगता है कि आप इतना कुछ पढ़ते हैं, कहाँ लगता है इंडस्ट्रियलाइजेशन से कहीं ना कहीं ये दिक्कतें हो रही हैं, या फिर हम जो एक तरीके से हमारा नेचर है उसे सेव करने में कहीं ना कहीं पीछे रह रहे हैं? नहीं, ये सब भी ज़रूरी है, पर इन्वायरमेंट भी तो इम्पोर्टेंट है ना। अभी करंट की बात करें कि जो मार्केट है वो सडन से क्रैश हुआ टैरिफ के चलते, क्या लगता है इकोनॉमिकली हम कहाँ जा रहे हैं? मार्केट क्रैश का सबसे बड़ा कारण डोनाल्ड ट्रंप है, हम सब जानते हैं, है ना। उन्होंने जो भी रणनीतियाँ बनाई हैं, जो भी अपनाई हैं, उनका एक स्लोगन चलता है मागा, है ना, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, है ना। तो उसके हिसाब से वो अपने देश को देख रहे हैं कि है ना हमारा देश प्रॉस्पर करना चाहिए, है ना। उन्हें किसी से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो बहुत ब्लंट लीडर हैं, हमेशा से डिसीजन ऐसे लेते हैं कि ना पूरी देश देखते हैं और बोलते हैं भी। एक कोट चलता है जियोपॉलिटिक्स में कि है ना, व्हेन अमेरिका इज नीज होल वर्ल्ड गेट्स फीवर, है ना। तो है ना, जब अमेरिका छींक रहा है तो सारे दुनिया को बुखार आ रहा है कहीं ना कहीं से, तो उसने छींक ही तो मारी है एक पर तरीके से। दोस्ती तो है ना, मोदी जी से दोस्ती है उनकी। दोस्ती जियोपॉलिटिक्स में देयर इज नो परमानेंट एनिमी, देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड, देयर इज ऑलवेज अ बेनिफिट। अगर आपका बेनिफिट कहीं ना कहीं हो रहा है तो कोई आपका एनिमी नहीं है, कोई आपका फ्रेंड नहीं है। यहाँ पे मुद्दा पूरा खत्म हो जाता है। तो अगर दोस्ती है मेरी, तो मैं आपसे, मेरे परिवार से ही अगर आप, मेरे मामा जी आए कल को मेरी दुकान में, ठीक है, मैं उनसे बोल रहा हूँ कि है ना साड़ी मेरी 1000 रुपये की मैं बेच रहा हूँ, अगर है ना, उनने बोला कि मैं तो तेरा मामा हूँ, मुझे तो 600 रुपये में दे दे,
से, मैं अपना घाटा तो नहीं कराऊंगा, मैं 800 में दूंगा उन्हें, 200 रुपये फिर भी प्रॉफिट लूंगा। तो वो तो जियो पॉलिटिक्स में वो तो देश है ना। यहाँ तो मेरा खुद का फिर भी मैं तो अपने मामा को ही जब नहीं कर रहा हूँ तो वो तो देश है फिर भी, तो यहीं पे मुद्दा खत्म होता है कि है ना, भले दोस्ती है वो दोस्ती अपनी जगह, पर यहाँ पे अगर मेरे को देश को अपने ऊपर ले जाना है तो है ना, यहाँ पे पूरा सिस्टम खत्म होता है। और ट्रम्प जी ने जो करा है उसके कारण हमारा मार्केट इतना क्रैश हुआ है। आखिरकार 14% आई थिंक लगाई है उन्होंने, मुझे क्लियरली तो याद नहीं है, और 24% लगाई है। 24% इंडिया के ऊपर लगाई, काफ़ी अच्छी मतलब टैरिफ लगा दिए तो इंडिया का मार्केट फॉल होना ही था। हालांकि अब बूस्ट हो रहा है, बट वही है, दैट्स ऑल। क्या लगता है कि हमारे पास ऐसे कौन सी चीज़ें हैं या फिर कौन से रूल्स हैं या फिर कौन से नियम कायदे कानून हैं जो दूसरे देशों के पास है, हमारे पास नहीं है, और अगर उस वक्त वो होता या वो ना होता तो आज हम भी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे एक डेवलप नेशन होते हैं। अभी भी हम डेवलपिंग है, कहाँ कमी रह गई? मुझे ऐसा लगता है मैम, जो हमने 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स लाए, लिबरलाइजेशन और ये ग्लोबलाइजेशन वगैरह, ये थोड़ा और पहले आना चाहिए। हमें अपनी कंपनियों जो प्राइवेट कंपनियां हैं या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, एफडीआई है, तो 1991 के पहले जो है तो इसमें ढेर सारे प्रतिबंध लगाए जाते थे। गवर्नमेंट इसमें लगातार हस्तक्षेप करती थी, ये जो है तो इन्वेस्टमेंट आ नहीं पाता था। तो मुझे ऐसा लगता है यदि ये कदम थोड़े पहले और उठा लिए जाते, जो चाइना ने किया जो है तो अपने यहाँ, और इंडिया ने थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान कम दिया, कृषि एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस रहा हमारी सरकारों का। गलत नहीं था, एग्रीकल्चर पे फोकस ज़रूरी था, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, उसको खाने पीने की बराबर व्यवस्थाएं सब होनी चाहिए, परंतु हाँ यदि इंडस्ट्रियलाइजेशन पे थोड़ा और पहले ध्यान देती गवर्नमेंट, आज भी उतना ज़्यादा नहीं दे पा रही, परंतु आज से 20-25 साल पहले भी यदि ठीक से इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ध्यान दिया जाता तो आज स्थितियां बेटर होती, भारत कहीं ना कहीं ऊंचे पायदान पे खड़ा होता। बस आप सभी से मेरा ये आखिरी सवाल होने वाला है कि भविष्य में क्या राजनीति होनी चाहिए या फिर किस तरीके की चीज़ें नज़र आती हैं, भारत को आप आने वाले समय में कहाँ देखते हैं, और क्या कुछ चीज़ें होनी चाहिए जिससे भारत जो है वो डेवलपिंग से डेवलप नेशन पर जा सके? एक शॉर्ट समरी में, एक एस्पिरेंट के नज़रिए से, क्योंकि कल आप ही IAS IPS ऑफिसर बनोगे और आप ही निर्धारित करोगे। जैसा कि इंडिया ने ऑलरेडी डिसाइड करा हुआ है कि 2047 में हम डेवलप नेशन बन जाएंगे, और उसके लिए अगर आप जैसे वक्फ की अगर मैं बात करूँ, वक्फ एग्जांपल से बता देता हूँ उसको समराइज करके कि है ना, अगर हम बोलते हैं कि स्टेट पावरफुल होना चाहिए तो स्टेट के पास कहीं ना कहीं हर चीज़ का कंट्रोल होना चाहिए। आज अगर वक्फ 3rd नंबर पे आता है प्रॉपर्टी ओनिंग के टाइम पे, इंडियन आर्मी और इंडियन रेलवेज के बाद वक्फ के बाद थर्ड नंबर प्रॉपर्टीज है, तो अगर स्टेट ज़्यादा पावरफुल होगा तो स्टेट कहीं ना कहीं जनता के वेलफेयर के बारे में सोच पाएगा। तो सिंपल सी बात यह है कि अगर मोदी जी कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले रहे हैं और पावरफुल होते जा रहे हैं तो इंडिया डेवलप की तरफ जा रहा है कहीं ना कहीं, और डेवलप्ड हो जाएगा जैसा कि उन्होंने एक एम बना के रखा है 2047 तक। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। क्या लगता है आपको? मुझे मैम ऐसा लगता है कि हमारे नेताओं को, राजनेताओं को धार्मिक राजनीति छोड़ के आज की जो डिमांड है पूरी दुनिया में वो मैन्युफैक्चरिंग है, कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर उत्पादन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जो चीन कर रहा है, जो अन्य विकसित देश कर रहे हैं। तो मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि धर्म की राजनीति छोड़ना जरूरी है, क्योंकि इससे कुछ नहीं होने वाला, विकास तो बिल्कुल नहीं होने वाला। 2047 तक ना हम विकसित बनने वाले, ये तय है। धर्म की राजनीति छोड़नी होगी, नहीं तो विकास नहीं होगा। क्या कहना है, विकास कैसे होगा? मुझे लगता है कि जो एजुकेशन का मुद्दा है वो एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेटेड कर पाएँ। और जैसे किसी भी देश में यदि हमको परिवर्तन लाना होता है तो सबसे पहले शिक्षा को परिवर्तन करना पड़ता है, ताकि लोगों का माइंडसेट चेंज हो और हम विकसित राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ सकें। सिंगल लाइन में बताइए कैसे बनेंगे विकसित देश? मैम, गुड गवर्नेंस को बढ़ावा देना पड़ेगा, और शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता और पर्यावरणीय मुद्दों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, और लोगों को भागीदार बनाना पड़ेगा। बहुत शॉर्ट फॉर्म में बताएं कैसे बनेंगे हम विकसित भारत? मेरे हिसाब से यदि देखा जाए तो दो बात बोलूँगा। एक पहली कि यदि आपको महान बनना है तो ग्रेट डिसीजन लेना पड़ेंगे, बोल्ड डिसीजन लेना पड़ेंगे। और दूसरा, यदि एज अ नेशन, एज अ पब्लिक आप बड़ा बनना चाहते हैं तो आप उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप अपने लीडर्स में भरोसा दिखाएं, जो डिसीजन ले रहे हैं उस पर आपको भरोसा दिखाना होगा, चाहे वो वक्फ बोर्ड हो, चाहे वो कोई भी वेदर इन्वायरमेंट का टॉपिक हो या टैरिफ का टॉपिक हो। तो बिल्कुल देखिए, ये हमारे साथ हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स, और जितने ज्वलंत मुद्दे उतना ही वाइब्रेंट और इंथुजियास्टिक डिस्कशन ये रहा। अलग अलग मुद्दों पर हमने बातचीत की, चाहे वक्फ की बात हो, वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो, पॉलिटिकल डिस्कशन हो, इकोनॉमिकल डिस्कशन हो, सोशल डिस्कशन हो, या फिर इन्वायरमेंटल, कोई भी मुद्दा अछूता नहीं रहा। और ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर अभी और भी बात करनी है, और शायद वक्त कम पड़ जाएगा इनसे बात करते करते, क्योंकि
क्योंकि यही वो लोग हैं जो आने वाले वक्त में देश का भविष्य और वर्तमान दोनों निर्धारित करेंगे। तो इनके विचारों से रूबरू होना, इनके विचारों को जानना और क्या सोचते हैं ये, और भारत को एक विकसित भारत के रूप में कैसे ये देखते हैं और क्या डिसीजंस चाहते हैं, ये जानना भी बेहद ज़रूरी था। सिविल सर्विसेज को लेकर लाखों ऐसे बच्चे हैं जो सपना देखते हैं कि उन्हें शासकीय सेवाओं में जाना है, सिविल सर्विसेज में जाके जो जॉब है वो करना है। उसको लेकर बच्चे तैयारियां कैसे करते हैं वो तो आप देख रहे हैं कि कई सारी बड़े इंस्टीट्यूट है जो कि लाखों रुपए लेते हैं और उनमें हज़ारों बच्चे जो हैं कंपटीशन में बैठते हैं, लेकिन उनके लिए काफ़ी चैलेंजेस रहते हैं। लेकिन इस बीच काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट ऐसे भी हैं जो इन बच्चों को मजबूती से ना केवल नोट्स प्रोवाइड कराते हैं बल्कि वो दूसरी सुविधाएं भी प्रोवाइड कराते हैं। इस वक्त फ़िलहाल मैं पिनाका स्टडीज़ सर्कल पर हूं, जहां पर आप देखेंगे कि ये सारे स्टूडेंट्स जो हैं अभी जून में MPPSC का जो रिटर्न है वो होने वाला है। उसके बाद में भी की जो एग्ज़ाम है उन सबकी भी ये तैयारियां यहाँ पर हो रही हैं। तमाम सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। कुछ स्टूडेंट्स जिनसे मैं बात करना चाहूँगा कि यहाँ की सुविधाओं को लेकर उनका क्या कहना है, क्योंकि लंबे समय से वो लोग तैयार कर रहे हैं। क्या कहेंगे अभी फ़िलहाल आप किस की प्रिपरेशन कर रहे हैं? सर मैं PSC की प्रिपरेशन कर रही हूँ और काफ़ी टाइम से 3-4 साल से मैं लगी हूँ इस एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पे मतलब मुझे जो है प्रॉपर गाइडेंस मिल रहा है। 3-4 न्यूज़पेपर मिलते हैं, पूरी बुक्स हैं, नोट्स हैं, 1-to-1 मेंटरशिप मिलती है, ग्रुप स्टडी, डाउट सॉल्विंग, मतलब सब तरह की जो सुविधाएं होती हैं वो हमें प्रॉपर वे में उपलब्ध हो पा रही हैं, जिससे हमें काफ़ी लाभ हो रहा है। उनका कॉन्सेप्ट ये था कि एक हम ऐसा संस्थान बनाएं, ना संस्थान ना बनाएं बल्कि एक ऐसा समूह बनाएं जहां जैसे जिन्होंने 3 बार 4 बार मेंस लिखा है या फिर वो है जो कि मेंस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, कंटिन्यूस अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो सबके पास कुछ ना कुछ अनुभव है MPPSC को लेके, तो उससे आपस में यहाँ बैठ के वो साझा करते हैं कि मैंने कहाँ गलतियाँ की, आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है। जो सफल हो चुके हैं वो साझा करते हैं कि मैंने ऐसा कौन सा स्ट्रेटेजी अपनाया था जिसकी वजह से मैं सफल रहा। तो ये एक अनुभव साझा करने का एक मंच है, ना कि एक संस्थान। और हमने देखा है यहाँ पर आकर पिनाकल स्टडी सर्कल पर कि सभी जो स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हैं वो उनके एक तैयारी काफ़ी मजबूती है और उनको सभी को सफलता ये मिले, हमारी शुभकामनाएं। लेकिन आज हमने देखा है कि जो कंपटीशन का दौर है वो काफ़ी टफ है और ऐसे में इनकी तैयारियां भी उस स्तर की करवाई जा रही है। मेरे फादर जो थे वो मजदूरी करते थे। 2017 में उनकी डेथ हो गई थी। मेरी मम्मी जो है वो हाउस कीपिंग का वर्क करती हैं। राज्य शिक्षा केंद्र जो है हमारे इस्लाम एरिया से लगा हुआ है, तो वहाँ से मुझे 221 किताबें स्टार्टिंग में मिली थी। अमिताभ सर जो थे उन्होंने मुझे ये किताबें प्रोवाइड करवाई थी और 11th क्लास तक के सभी बच्चे यहाँ पर आते हैं और सिर्फ मैं ही नहीं पढ़ाती, जो छोटे बच्चे हैं उनको जो उनसे बड़ी क्लास में है वो बच्चे पढ़ाते हैं। हर एक बच्चा अपने आप में यूनिक होता है, उनको एक सही डायरेक्शन की ज़रूरत है। तो मैं चाहती हूँ कि हर एक इस्लाम एरिया में एक ऐसी जगह हो जहाँ पे सभी बच्चे शाम को आके मिलके अपना डिस्कशन करें। स्टोरी हम अपने दर्शकों के लिए लेकर ये आए और आगे भी ऐसी ही खास, दिलचस्प और कुछ अलग और अनूठी कहानियां जो हैं, किस्से जो हैं, हम अपने दर्शकों के साथ साझा करते रहेंगे। कैमरा पर्सन रमेश राजपूत के साथ साक्षी त्रिपाठी, IBC 24 भोपाल।